नमस्कार श्रोताओं, इट इज नॉट द विल टू विन दैट मैटर्स, एवरीवन हैज दैट, इट इज द विल टू प्रिपेयर टू विन दैट मैटर्स। जी हाँ श्रोताओं, ये शब्द हैं सुप्रसिद्ध अमेरिकी फुटबॉलर पॉल विलियम पियर के। किसी भी खिलाड़ी के जीवन में हार या जीत उतनी मायने नहीं रखती जितना उसके लिए ये जरूरी होता है कि वो मैदान में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। चैंपियन बनने के लिए एक बार नहीं, बार बार जीतना होता है। इसलिए खेल और खिलाड़ियों की इन्हीं सब बातों और खेल जगत की तमाम खबरों को लेकर हम आते हैं आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में, रोज शाम 7:20 पर। तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना जी नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। अगर हम आज की खेल खबरों पर सबसे पहले नजर डालें तो बीसीसीआई ने सीमित ओवरों की टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा को इस साल देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के लिए चुने जाने पर बधाई दी है और कहा है कि क्रिकेट संस्था को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, भारत के सबसे बड़े खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए बधाई हो रोहित शर्मा। और साथ ही उन्होंने लिखा कि हमें तुम पर गर्व है हिटमैन। वो इस पुरस्कार को हासिल करने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर हैं। कितनी बड़ी आप उपलब्धि मानती हैं इसे? बहुत बड़ी उपलब्धि है खुद रोहित के लिए भी और भारतीय क्रिकेट के लिए भी। जैसे अपने कहा चौथे भारतीय क्रिकेटर हैं, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा। तो ये सारे जो खिलाड़ी हैं वो एक पूरे युग को परिभाषित करने वाले खिलाड़ी हैं। और रोहित को जिस तरीके से हिटमैन कहा जाता है, जब भी टीम को जरूरत होती है सीमित ओवरों में खास तौर पे वो बड़ी पारी खेलते हैं। यानी ये कहा जाता है जब क्रिकेट देखते हैं लोग कि अगर उसने शतक बना लिया है तो वो जरूर बड़ा शतक होगा। मतलब 100, 110, 120 नहीं, वो 150 के पार। ओडीआई में उनका सबसे बड़ा जो व्यक्तिगत स्कोर है जी, आपको याद होगा कि 2019 विश्व कप में जो उनका कमाल का प्रदर्शन था, 648 रन एक टूर्नामेंट में बनाना, फिर एक ही टूर्नामेंट में 5 शतक बनाना, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की उन्होंने बराबरी की थी और अपने 12,000 इंटरनेशनल रन भी पूरे किए थे। तो जिस खिलाड़ी के 12,000 अंतर्राष्ट्रीय रन हो वो निश्चित तौर पे देश के सर्वोच्च खेल सम्मान का हकदार है। और खास तौर पे अभी जिस तरीके से 5 महीने से जो माहौल चल रहा है और अभी क्रिकेट सीजन एक तरह से आईपीएल के जरिए शुरू होने जा रहा है, तो बड़ा मॉरल बूस्टर होगा ये रोहित के लिए भी और क्रिकेटरों के लिए भी। बिल्कुल। और बीसीसीआई ने ईशांत शर्मा और महिला राष्ट्रीय टीम की खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को भी अर्जुन पुरस्कार के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। बीसीसीआई ने कहा है कि हमारे सबसे सीनियर टेस्ट गेंदबाज ईशांत शर्मा को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए बधाई, चैंपियन बढ़ते रहो। इसके लिए बिल्कुल, मुझे तो बल्कि लगता है कि ईशांत को थोड़ा सा विलंब हो गया है ये पुरस्कार देने में, क्योंकि जिस तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ वो टेस्ट क्रिकेट में खेलते आए हैं। आपको याद होगा जब वो पदार्पण ही उन्होंने किया था और ऑस्ट्रेलिया टूर पर जब रिकी पॉन्टिंग जैसे बल्लेबाज को उन्होंने बार बार परेशान किया और टेस्ट टीम का वो अभिन्न अंग रहे हैं। और अभी तो नए जो भी गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज हैं, जसप्रीत बुमराह हो, शमी हो, हालांकि अनुभवी हो गए हैं, लेकिन ईशांत एक सीनियर बैकबोन की तरह भारतीय टेस्ट टीम के आक्रमण की कमान संभाले हुए हैं। तो वो अर्जुन पुरस्कार के निश्चित तौर पर हकदार है। और दीप्ति के लिए मैं खासतौर पर बहुत खुश हूं कि इतने हम्बल बैकग्राउंड से वो लड़की आती है, हरफन मौला है, कोई खेल में जिसको कहते हैं ना गॉडफादर टाइप से वो नहीं है और अपनी प्रतिभा के दम पर मतलब सबका ध्यान खींचने वाला। आपको याद होगा 188 रन का स्कोर इस लड़की ने बनाया था और लोग ताज्जुब करने लगे थे कि लड़कियां भी इतने रन बना सकती हैं। हरफन मौला खिलाड़ी है। एक नया चैप्टर उन्होंने शुरू किया और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि आपने कहा कि अपने दम, अपने खम पर ये सारी चीजें करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जैसा कि अभी धोनी जब रिटायर हुए थे और माननीय प्रधानमंत्री ने जब उनको एक पत्र लिखा तो उस पत्र में उन्होंने लिखा कि धोनी किस शहर से आते हैं और अपने सिर्फ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और निरंतर जो है उनके जो अचीवमेंट्स हैं उसकी बदौलत आज वो शिखर पर पहुंचे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि धोनी एक ऐसे खिलाड़ी हैं, एक ऐसे चैंपियन है जो परिवार का नाम लेकर नहीं बल्कि अपने कर्म से, अपने
प्रदर्शन से उन्होंने अपने आप को एक नया मुकाम दिलाया है और वो बिल्कुल युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। बिल्कुल। और अब 29 अगस्त को जो है ये पुरस्कार दिए जाएंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भी बीसीसीआई से जुड़ी हुई है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने राज्य संघों को पत्र लिखकर कहा है कि बोर्ड भविष्य की क्रिकेट प्रतियोगिताओं को लेकर तय कार्यक्रम को पूरा करना चाहता है और वो अगले साल फरवरी में इंग्लैंड की मेजबानी के लिए प्रतिबद्ध है। गांगुली ने कहा कि बोर्ड सीनियर पुरुष टीम के दौरे के लिए भी प्रतिबद्ध है, जिसमें टीम इंडिया का इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया दौरा शामिल है, जबकि महिला टीम और घरेलू क्रिकेट के कार्यक्रम के लिए बोर्ड विचार कर रहा है। महिला टीम के दौरे को लेकर भी चर्चा जारी है और भारत को अगर हम देखें एक इसके दौरे पर, तो अगले साल T20 विश्व कप और 2023 में एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करनी है, जिसकी पुष्टि पहले ही की जा चुकी है। भारत को इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है। फरवरी 2021 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत इंग्लैंड की मेजबानी करनी है। तो ये तो जो कार्यक्रम है, हालांकि देखा जाए कि कोविड की वजह से जितने भी हम अगर देखें तो फ्यूचर प्रोग्राम्स थे, उन सब पे असर पड़ा है। क्या लगता है आपको, ये सारे कार्यक्रम अपने तय समय पे होंगे या? देखिए, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि कर दी है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी आखिर में खेलने के लिए, साल के आखिर में। तो बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि वहां पर कोरोना वायरस महामारी की स्थिति कैसी है। और जैसी कि खबरें आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में तैयारी चल रही है इस श्रृंखला को लेकर। बस एक ही उसमें है कि विक्टोरिया में थोड़े अभी ज्यादा मामले आ रहे हैं। तो जो मेलबर्न टेस्ट है, जिसको हम बॉक्सिंग डे टेस्ट भी कहते हैं, जो 26 दिसंबर को खेला जाता है, तो वो हो सकता है कि शायद शिफ्ट किया जाए। लेकिन ये दौरा मुझे लगता है होगा। और इंग्लैंड टीम को आना था और उन्होंने सितंबर में जो श्रृंखला खेलनी थी वो स्थगित कर दी भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए। तो वो भी एक दौरा जल्दी ही होगा भारत। और ये जो दौरे और FTP होता है, फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम, इसको लेकर इसका बड़ा फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी यह है कि जैसे बड़ी खबरों में आया था, ऑस्ट्रेलिया, अगर इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया खेलने नहीं जाती है तो करीब $300 करोड़ का नुकसान सीधे होगा। तो खेल की सेहत और क्रिकेटरों के वेलबींग को देखते हुए भी अगर परिस्थितियां अनुमति देती हैं तो मुझे लगता है ये सारे दौरे होंगे। बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं कि तय कार्यक्रम के अनुसार ये सारे दौरे होंगे। और अब बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की। बीसीसीआई 2020-21 के अपने घरेलू सत्र में कटौती करने पर विचार कर रहा है। अपने घरेलू सत्र में 2020 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी का आयोजन होगा। 2019-20 के घरेलू सत्र में पुरुष और महिला के सभी आयु वर्गों में कुल 2036 मैच खेले गए थे, लेकिन इस बार मैचों की संख्या 1183 हो सकती है। बीसीसीआई के अनुसार मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन 19 नवंबर से शुरू होगा और सत्र का समापन रणजी ट्रॉफी के साथ 10 मार्च को होगा। इस योजना को हालांकि अभी मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन 50 ओवर के टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का सत्र में आयोजन नहीं होगा। साथ ही दलीप ट्रॉफी और ईरानी कप को भी सत्र में जगह नहीं मिली है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी कटौतियां की गई हैं। बिल्कुल, और ये लाजमी भी है कि आप देखिए जिस तरीके से अभी हालात हैं, अभी खिलाड़ियों की ट्रेनिंग शुरू हुई है, लेकिन हर जगह से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खिलाड़ी के पॉजिटिव निकलने की खबरें आ रही है। तो इतना बड़ा जोखिम लेना अभी खतरे से खाली नहीं है। तो शटर्ड होता है जो डोमेस्टिक कार्यक्रम होता है हमारा, हर जगह मैच होते हैं, गोवा में, केरल में, त्रिपुरा में, हर जगह देश के कोने कोने में मैच खेले जाते हैं। तो इतना ज्यादा ट्रैवल करना भी अभी मुझे लगता है बहुत जोखिम है और इसको देखते हुए थोड़ा सा उसको छोटा किया जाएगा। और जो टूर्नामेंट सीमित ओवरों के हैं, जैसे आपने कहा, हो सकता है कि वो इस साल हमें देखने को ना मिले और रणजी ट्रॉफी जो प्रीमियर चैंपियनशिप है डोमेस्टिक, वो ही खेली जाए। बिल्कुल, और बीसीसीआई भी कह चुका है कि उसके लिए टूर्नामेंट्स की प्राथमिकता सूची में रणजी ट्रॉफी शामिल है। और प्रस्तावित योजना के अनुसार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन सबसे पहले होगा और इसे आईपीएल के 10 नवंबर को समाप्त होने के 9 दिन बाद यानी 19 नवंबर से आयोजित किया जाएगा, जिसका समापन 7 दिसंबर को होगा। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 13 दिसंबर से होगी और वो 2021 आईपीएल से पहले 10 मार्च को समाप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
और बात करते हैं सरकार द्वारा खेल को प्रोत्साहन के लिए उठाए गए कदमों की। देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए 5 संस्थानों को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। खेल मंत्रालय ने बताया कि इन संस्थानों को 29 अगस्त को खेल दिवस के दिन राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल समारोह के जरिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। लक्ष्य इंस्टीट्यूट और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को उभरते और युवा कौशल की पहचान करने तथा तराशने के वर्ग में ये अवार्ड दिया जाएगा। तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। खिलाड़ियों को रोजगार देने और खेल कल्याण के लिए वायुसेना स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और विकास के लिए खेल वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रबंधन संस्थान IISM को ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो अगर हम देखें कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के संस्थान जिस तरह से काम कर रहे हैं वो बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये बहुत अच्छी बात तो ये है कि इस बार 5 संस्थानों को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। आमतौर पर 2 या 3 संस्थान चुने जाते हैं। देश में देखा जाए तो क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, ये जो नामी गिरामी खेल हैं इनको तो स्पॉन्सर जरूर मिल जाते हैं जल्दी, लेकिन जो थोड़े से कम लोकप्रिय खेल हैं उनके लिए उनको प्रोत्साहित करना ये बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, हमारे जो नौकायन खिलाड़ी हैं कई और तीरंदाज हैं, ये कई वहां से निकलते हैं और उनका प्रदर्शन आप देखिए कम से कम एशियन लेवल पे तो बहुत ही जबरदस्त रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इनके समर्थन से और इनके सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय स्पर्धाओं में हमारे पदकों की संख्या में इजाफा हो। और इस तरीके के पुरस्कार एक प्रेरणा का काम तो करते ही हैं, क्योंकि इनको देखकर और दूसरे संस्थान भी इससे प्रेरित होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि कहा गया है कि ये कार्यक्रम वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो उम्मीद है कि निश्चित तौर पर इससे और लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में क्वालिफाई होने वाले खिलाड़ियों को अपनी अपनी स्पर्धाओं की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि अग्रिम प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह की ओर से इस संबंध में दिए गए प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी मुहर लगा दी है, जिससे वर्ष 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। इससे पहले ओलंपिक और पैरालंपिक खेलने के बाद खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाती थी, लेकिन सरकार ने अब ये राशि ओलंपिक और पैरालंपिक के लिए तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को पहले ही मुहैया कराने का फैसला किया है, क्योंकि इससे उन्हें डाइट और खेल उपकरण जैसी जरूरत की चीजों की खरीद के लिए पैसे की जो जरूरत है वो पूरी हो सकती है। तो मुन्ना, ये जैसा कि एडवांस में अब आपको पैसा मिल रहा है, तो खिलाड़ियों पर का किस तरीके से इसमें फायदा होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जब आप एक खिलाड़ी खेल मंत्री होता है तो उसका क्या फायदा होता है, ये इस खबर से पता चल गया होगा। संदीप सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े हॉकी खिलाड़ी रहे हैं और वो खिलाड़ियों की समस्याओं को, उनकी जरूरतों को बेहतर समझते हैं। और मुझे इस पे एक अपनी स्टोरी याद आती है। 2002 राष्ट्रमंडल खेल जब मैनचेस्टर में हुए थे, उसके बाद अंजलि भागवत, समरेश जंग, ये जो शूटर्स थे, इनको बड़े बड़े अवार्ड के अनाउंसमेंट हुए थे और इनका ये कहना था कि बाद में देने की बजाय अगर ये पुरस्कार राशि पहले दे दी जाए तो खिलाड़ियों की तैयारी और बेहतर हो सकती है, जो उनकी जरूरतें हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से पूरी हो सकती है। तो बहुत ही अच्छा ये पॉजिटिव स्टेप इसको कहूंगी मैं कि आप पहले से खिलाड़ियों को, क्योंकि उन्हें ओलंपिक तो खेलना ही है, वो क्वालिफाई कर चुके हैं, तो अभी जो आप वो पैसा देंगे वो पूरा उनकी तैयारी पे काम आएगा। हालांकि सरकार जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में काफी सारे हैं जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, लगभग सभी हैं, तो सरकार की तरफ से तो पूरी सहायता है ही, लेकिन ये एक राशि उनके जो निजी पर्सनल खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, उसकी भी उन्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो थोड़ा इत्मीनान से तैयारी पर फोकस उनके लिए जरूर होगा। जी हाँ, और बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बात करते हैं एथलेटिक्स की। पंजाब पुलिस के पूर्व महानिरीक्षक सुरेश शर्मा को नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स एसोसिएशन
NMAA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NMAA के संयोजक RK शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति कर इसकी जानकारी दी। NMAA एक स्वतंत्र गैर सरकारी खेल संस्था है। सुरेश शर्मा के अलावा एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर पुनिया, सीनियर उपाध्यक्ष पद के लिए MK सरकार, RP भगवान और SP वर्मा और डॉक्टर हारून को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये थी एथलेटिक्स से जुड़ी खबर और बात करते हैं अब अगली खबर की। मोना, बात करते हैं फिट इंडिया फ्रीडम रन की। इस समय देश में सबसे बड़ी फिट इंडिया फ्रीडम रन चल रही है। 15 अगस्त से शुरू हुई ये रन 2 अक्टूबर तक चलेगी। हालांकि जैसे कि कोविड-19 महामारी के हालात और सुरक्षित दूरी के नियमों के साथ इसे आयोजित किया गया है और यहाँ पे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के द्वारा इसको वॉच किया जा रहा है और अपने आप में ये फिट इंडिया फ्रीडम रन कितनी बड़ी जो है ये इसमें किस तरह से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन होगा। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री का फिट इंडिया मूवमेंट है उसी का एक हिस्सा है और जिस तरह पिछले साल फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई और काफी सफल रहा ये जो मुहिम है, उसको देखते हुए वो एक आम नागरिक के सभी के लिए था और ये खासतौर पर युवाओं के लिए तैयार किया गया है फिट इंडिया फ्रीडम रन, ताकि उनके भीतर खुद के लिए तो जागरूकता जगे ही जगे, वो दूसरों को भी प्रेरित करें, इंस्पायर कर सकें इसके लिए, क्योंकि फिट इंडिया ही फिट इंडियंस ही देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। और मुझे लगता है कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए तो बहुत जरूरी है कि सब अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान दें और उस सिलसिले में ये रन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं देख रही हूँ लगातार ट्विटर पे कि सेलिब्रिटीज से लेकर आम आदमी तक इसमें काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और ये चीजें सिंबॉलिक होती हैं। मतलब आप एक वीडियो डाल देंगे ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे, उससे फर्क ये पड़ेगा कि आप कहीं ना कहीं प्रेरित हो रहे हैं उसको अपनाने के लिए, एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम एक स्वतंत्र सुदृढ़, जिसको कहते हैं हिंदी में सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। तो ये उस दिशा में पहला कदम है। अभी बहुत लंबा सफर हमें तय करना है। बिल्कुल लंबा सफर तय करना है और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि आपने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से फिटनेस के ऊपर और फिटनेस के साथ अपनी डाइट के ऊपर लोगों ने जिस तरीके का ध्यान दिया है और जिस तरह से फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया है, लोग बहुत ज्यादा इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं और बहुत सारे हम सेलिब्रिटीज देखते हैं, जैसा कि आपने वीडियो की बात करी, बहुत सारे लोग अपने वीडियोज डालते हैं, दूसरे को इंस्पायर करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि आसपास ही मैं देखती हूँ लोग योग करने के और प्रवृत्त हो रहे हैं, डाइट में जंक फूड नहीं खाना है, हेल्दी खाना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो हर एक नकारात्मक चीज में एक सकारात्मकता जरूर छुपी होती है। तो मुझे लगता है कोरोना जब जाएगा तब तक भारतीय काफी सचेत हो चुके होंगे अपनी फिटनेस को लेकर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हमारी जीवन शैली में एक स्थायी स्थान ग्रहण कर ले और हमेशा हम अपनी फिटनेस को लेकर इसी तरह से सचेत रहें। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि लोग इसी तरह से अपनी फिटनेस को बरकरार रखेंगे। और अब बात करते हैं टेनिस की, प्राग ओपन टेनिस की, जिसमें भारतीय चुनौती अब समाप्त हो गई है। हम देखें तो सिंगल्स में सुमित नागल जो है डबल्स मुकाबलों में शीर्ष वरीयता प्राप्त दिविज शरण और रॉबिन हास अपने अपने मुकाबले हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। तो थोड़ा सा कहीं न कहीं एक भारतीय खिलाड़ियों को झटका लगा है। बिल्कुल, दिविज शरण से उम्मीद थी कि वो कम से कम अगले दौर तक जरूर पहुंचते, लेकिन सुमित नागल भी कहीं निराशा जरूर उन्हें हाथ लगी होगी कि पिछले साल अमेरिकी ओपन ही ऐसा टूर्नामेंट था कि देश का हर बच्चा जानने लग गया था कौन है वो लड़का जिसने रोजर फेडरर को हराया एक सेट में। तो ये टूर्नामेंट जो है वो उस अमेरिकी ओपन की तैयारी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और 31 अगस्त से यूएस ओपन शुरू हो रहा है, तो जरूर निराशा होगी और उम्मीद करते हैं कि इस निराशा को भुलाकर वो ग्रैंड स्लैम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल ये उम्मीद बरकरार है। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मुन्ना, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर आपने चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newzoneeir.com पर। अब सिद्धार्थ सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।